सुख प्रमाणित होगा मैंने सुखी होके कुछ किया। सुख को पाने के लिए थोड़ी ना हम सुख से को कहां प्रमाणित किए, फिर पाने का मतलब तो अभी सुख से वंचित है, तो हमने सुख की प्यास को प्रमाणित किया अभी तो, ठीक है ना। सुख को प्रमाणित करने का मतलब है मैं सुखी होके जब कुछ करता हूं, तो सुखी होके क्या करेंगे, सुख को बांटेंगे, और कुछ नहीं बनता इसका उत्तर। अभी ठीक है। हाँ, देखिए हमारी मूल चाहना सुख है, सुख को प्रमाणित करना है ना। प्रमाणित करने का मतलब तो वही है ना कि जो मेरे पास है उसको मैं व्यक्त कर पाऊँ, उसको प्रकाशित कर पाऊँ, उसको दिखा पाऊँ। तो मैं सुखी हूँ तो भाई आप पूछ सकते हो, आप भाई आप बड़े खुश लग रहे हो, है ना, तो मैं बोल सकता हूँ मैं सुखी हूँ, पर ये कोई प्रमाण नहीं हुआ, क्लेम हुआ। प्रमाण क्या होगा, आओ मैं आपको भी सुखी कर देता हूँ, फिर आप बोलोगे हाँ आप सुखी थे, आपने मेरे को सुखी कर दिया, ये प्रमाणित हो गया। जैसे आप शिक्षित हैं, आप किसी को शिक्षित कर देंगे तो आपके शिक्षित होने का प्रमाण है। ये मानव की जो गुणों की, जो मानव के अर्थ में, मानवीयता के अर्थ में जो गुण हैं, उनके अर्थ में ये प्रमाण का आधार है, मल्टीप्लाई करना। जो शरीर के अर्थ में गुण होते हैं वो क्रिया करने से हो जाते हैं। जैसे मैं बहुत अच्छा दौड़ सकता हूँ, तो मैं दौड़ के दिखा दूंगा तो आप बोलोगे हाँ कर लिया, क्योंकि दौड़ना एक विजुअली परसीवेबल चीज़ है जो कि इंद्रिय गोचर है, ठीक है। सुख जो है इंद्रिय गोचर नहीं है, ज्ञान गोचर है, मतलब ज्ञान से ही समझ में आता है। तो आप सुखी हुए हैं इसका मेरे को पता तभी चलेगा अगर आप मेरे को सुखी होने के सूत्र मेरे को दे देंगे और मैं भी सुखी हूँ, हाँ मैं भी सुखी हो गया इसलिए आप सुखी थे, इसको मैं स्वीकार सकता हूँ। नहीं तो डाउट बना ही रहेगा ना। समझ रहे आप, एब्स्ट्रैक्ट चीज है। हाँ, तो व्यक्त करने का मतलब एक तो हम कुछ भी बोल देते हैं, है ना। सुख, देखिए व्यक्त करने को क्या कह रहे हैं, व्यक्त होने के प्रमाण को कह रहे हैं। प्रमाण क्या चीज है कि ऐसा सिद्ध हो गया, एविडेंस हो गया उसका, है ना। प्रमाण का मतलब एविडेंस से है, वेरिफिकेशन से, वेरीफाई हो गया। प्रमाण केवल लक्षण के रूप में दिख रहा है ऐसा नहीं कह रहे। प्रमाण का मतलब है वेरीफाई हो गया विद एविडेंस। ठीक है, बढ़िया। ये किस रेफ कॉन्टेक्स्ट में आया है कि पहले समझा नहीं पाते थे, जैसे कोई बातें थी तो उसके लिए स्टेटमेंट आ जाती थी इसको समझाया नहीं जा सकता, तो वो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, कहीं भी यूज कर दो। तो ऐसी स्टेटमेंट को अगर हम एक्नॉलेज कर लेते हैं कि तो कि भाई समझाया नहीं जा सकता यानी व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो फिर हम किस आधार पे श्रेष्ठताओं को बनाएंगे, क्योंकि ये तो व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो फिर वही हो जाएंगे जो परसीवेबल हैं। तो वो क्या है, एज, एज से श्रेष्ठता हो गई, है ना, जेंडर से हो गई, पद से हो गई, कास्ट से हो गई, रीजन से हो गई, इन सब से। तो आप देखिए मानव परंपरा में सब रहे हैं आधार, बहुत सूक्ष्म चीजें हैं सारी।
जबकि इधर क्या कह रहे हैं कि ज्ञान तो व्यक्त है, इसको व्यक्त किया है। किसी चीज को ठीक से व्यक्त किया जा सकता है तो वो ज्ञान है, किस चीज को पूरा व्यक्त किया जा सकता है तो ज्ञान है। अब कुछ छुपा नहीं है, अब रहस्य नहीं है, अव्यक्त नहीं है। कॉन्टेक्स्ट इसका ये है, क्योंकि पहले परंपराओं में अगर आप जाएंगे, अगर दर्शनों का अध्ययन करेंगे और बातों को करेंगे तो ऐसे बहुत सारे तर्क आते हैं सुनने में। फाइनल स्टेटमेंट के रूप में भाई इसको समझाया नहीं जा सकता, ये आता है ना। तो समझाया नहीं जा सकता है, अच्छा फिर ये भी नहीं बोल सकता कोई कि मैं ज्ञानी हूं या समझदार हूं, ये भी नहीं बोल सकता। तो पहले तो ये भी मानते थे जो बोलता है, जो ज्ञानी है उससे बड़ा ज्ञान अज्ञानी नहीं है, है ना। तो अगर ये बात को हम मान लेते हैं सही, ये स्टेटमेंट को, जो कि मैं ज्ञानी हूं यही सबसे बड़ा ज्ञान है, तो शिक्षा का आधार क्या बनेगा? फिर शिक्षा की कोई जगह बन पाएगी? आप स्टूडेंट को बोलिए कि मैं नहीं जानता कुछ, पर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, वो स्वीकारेगा? किससे, आप किससे शिक्षा पाना चाहेंगे? कोई कुछ जानता है उससे या जो कुछ नहीं जानता उससे, है ना। तो क्या जानते हो, तो उसका प्रमाण देना पड़ता है। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है ये। तो परंपरा में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं जिसको बाबा जी ने जगह जगह एड्रेस किया है इसमें दर्शन में। ठीक है, हाँ भैया। अभी बीच में रिसर्च में ही इसके ऊपर बात हो रही थी। परंपरा में ऐसा, ये जो आपने कहा है ऐसे कि ज्ञान को अनिर्वचनीय कहा गया है, तो उसके साथ जोड़ के दर्शन में जो अभी कहा गया है कि कोई भी इकाई है उसका रूप गुण है वो समझ में आता है, और स्वभाव धर्म है वो अनुभव में आता है, ऐसा है? ये कहाँ आया? नहीं, मतलब मुझे उस पर श्योर नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में पूरी इकाई समझ में आती है। ओके। इंद्रियों से आंशिक रूप में रूप और आंशिक रूप में गुण पकड़ में आता है, समझने से ही। मतलब उसको दो विधि से गए, इंद्रिय गोचर विधि और ज्ञान गोचर विधि, इसकी बात आती है? या उसको दृष्टि गोचर भी कहा है कई बार, इंद्रिय गोचर को, है ना। तो बेसिकली जो शरीर के माध्यम से हम पहचानते हैं, है ना, उसमें रूप में भी हमें मालूम चल गया 180 डिग्री आता है, पीछे का तो आता नहीं, उसमें अनुमान जुड़ा है जो कि खुद में एक ज्ञान की क्रिया है। अनुमान क्षमता जो है वो हमारे जीवन में ज्ञान की ताकत है ना। तो 180 ही दिख रहा है हमें, कोई भी चीज़ दिखती है 180 डिग्री में दिखती है, लेकिन उसका हम पूरे रूप का अनुमान बना लेते हैं ज्ञान के आधार पे। ठीक, तो आँखों से भी ये हो गया। और गुणों के अंदर क्या है कि गुण भी हमारे को सम और विषम पकड़ में आता है, मध्य से आता नहीं है इंद्रियों से, उसको समझना ही पड़ता है। ठीक है, तो रूप और गुण जो है इंद्रिय गोचर है आंशिक रूप में, और रूप गुण स्वभाव धर्म पूरा ही ज्ञान गोचर है, और स्वभाव और धर्म प्योरली ज्ञान गोचर है। देखिए, जो इंद्रिय गोचर है उसके भी मूल में हमें समझना ही पड़ता है। शरीर के माध्यम से कुछ चीज़ों को पहचान के हम समझते हैं, कुछ सीधा ज्ञान के माध्यम से पहचान के समझते हैं। जो ज्ञान के माध्यम, जैसे विश्वास है, विश्वास को हम ज्ञान के माध्यम से ही पहचान के, इसके लिए कोई इंद्रियों का कोई प्रयोग नहीं है ना। तो ये प्योरली ज्ञान गोचर है। ठीक है, स्वभाव और धर्म ज्ञान गोचर है। ठीक है, मध्यस्थ गुण भी ज्ञान गोचर है, सम और विषम गुण इंद्रिय गोचर है, रूप भी इंद्रिय गोचर है। रूप में आकार और आयतन ये वो ज्ञान गोचर है, दृष्टि गोचर है। घन जो है वो ज्ञान गोचर है, इंद्रियों से नहीं पकड़ में आता।
तो रूप का भी आंशिक भाग ही दृष्टिगोचर है, गुण का भी आंशिक भाग दृष्टिगोचर है, पूरे के लिए ज्ञान गोचर विधि से ही पकड़ में आता है। गोचर तो रूप गुण में भी मतलब आंशिक तो चाहिए, स्वभाव धर्म में तो ज्ञान गोचर चाहिए ही पूरा। हाँ। ज्ञान गोचर दृष्टि से ही पकड़ में आता है, लेकिन रूप गुण में भी आंशिक भाग ज्ञान गोचर का है ही, दृष्टि हाँ। गोचर प्लस ज्ञान गोचर। हाँ। और फिर उसी से जुड़ा हुआ हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जीवन क्रिया में अगर तर्क का स्थान देखें, तर्क से वस्तु कहाँ तक पकड़ में आती है, तो तर्क का स्थान है वो जीवन क्रिया में 4.5 क्रिया तक है। हाँ। उसके बाद तर्क से नहीं समझना है। हाँ, तो 4.5 क्रिया में इसका मतलब क्या है? 4.5 में कौन सी क्रिया है? चित्रण, आस्वादन, चित्रण, तुलन, विश्लेषण, चयन, आस्वादन। नहीं, ये तो 4.5 क्रिया हो गई। देखिए, तर्क का मतलब क्या समझते हैं हम? सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हैं? माइक से बोल। बेसिकली वो तात्विकता तक पहुंचने के लिए जो हम लोग मतलब एनालिसिस करते हैं। हाँ, तो आपको जो लॉजिक है उसकी डेफिनेशन देनी है, तर्क की परिभाषा देनी है। क्या होगी परिभाषा? एक्टिवली उस चीज को देख पाना। और बताइए। तात्विकता को समझने के लिए जो एक साधन है, तर्क टूल है। पर वो टूल है क्या? थोड़ा मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊँ, आवश्यकता और उसके बीच का कुछ सेतु है तर्क, कुछ ऐसा उन्होंने बताया था। आवश्यकता और देखिए, परंपरा में माना गया है क्रिया और कारण, क्रिया और कारण को क्रिया और उसका कारण, इसको तर्क बोलते हैं। कोई घटना घट रही है, उसके कारण को देखना है ना, उसकी कनेक्टिविटी को देख पाना, इसी का नाम तर्क है। ठीक है? तो तर्क अपनी एक यूजफुल चीज है। ठीक है? सही बात है, उसकी सीमा 4.5 क्रियाओं तक ही है, पर जब तक तर्क में पूरा पड़ेगा नहीं तब तक आगे जाएगा नहीं। आप मतलब इसमें मन लगाने के लिए तब तैयार होगे जब तर्क पूरा पड़ेगा, उसके बाद ही तो उसमें साक्षात्कार बोध अनुभव की जगह आएगी। ठीक है? तो तर्क जो है पर्याप्त है ऐसा नहीं कह रहा है समझने के लिए, पर आवश्यक है। तो तार्किक विधि से हमारे अंदर जो बहुत सारा कौतूहल होता है वो छंट जाता है ना? तो तर्क संगत होना बहुत जरूरी है। हाँ, हाँ, इसलिए इसको लॉजिकल होना सबसे पहला पॉइंट रखा है उसमें। तो लॉजिकल तो होना है इसे, बातों को लॉजिकल नहीं होंगी तो फिर हम शिक्षा विधि में कैसे लाएंगे? देखिए, जो शिक्षक है वो लॉजिक को ही टूल के रूप में यूज करता है। ठीक है? फिर लॉजिक को यूज करने से जब स्टूडेंट के अंदर ये बात आ जाती है कि हाँ ये ऐसा ही है, उसमें जब ये स्वीकृति बन गई कि हाँ सच्चाई ऐसी है, तब वो उसमें अपनी पूरी जीवन शक्तियों का नियोजन करके उसको साक्षात्कार बोध अनुभव करता है। तो जो टीचर उसकी हैंड होल्डिंग कर रहा है उसमें सबसे बड़ा टूल जो है वो है तर्क, इसका तर्क संगत होना। तर्क के साथ दूसरी क्या चीज जोड़ दी? प्रयोजन। तो प्रयोजन के प्रति जागृत करता है टीचर और तर्क के माध्यम से आपको बताता है। तो प्रयोजन और तर्क ऐसे चलता है ये पूरा। ठीक है ना?
तो तर्क के अर्थ में क्या बात थी अपनी? तर्क का कॉन्टेक्स्ट क्यों आया? ऐसा मतलब हमने शिविरों में ही समझा था। हाँ तो परंपरा में जो कहा गया है, मेरा कंफ्यूजन वहाँ पे है कि सत्य है वो अनिर्वचनीय है और अव्यक्त है। हाँ तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही कहते हैं कि इकाई का पूर्ण दर्शन हो जाना या समझना मतलब उसका रूप गुण स्वभाव धर्म परसीव कर लेना, समझ लेना। तो वो भी अगर हम देखें तो तर्क तक पहुँचने से रूप और गुण तक ही हम पहुँच जाते हैं, मतलब उतना ही समझ में आता है। नहीं, तर्क तो हमारे को आगे भी ले जा रहा है इसमें। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे ये दर्शन पढ़ने से पहले भी मानव जाति को डेंसिटी तो मालूम है ना, तर्क के आधार पे ही कैलकुलेट किए ना। घन की जो बात कर रहे हैं, है ना, जब एक एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं तो ये तो गणितीय विधि से निकाल लिया। सारा गणित जो है तर्क बेस्ड है ना, और पर ये इंद्रियों में नहीं आता है गणित, है ना। तो तर्क जो है हमारी ही शक्ति है, हमारी ही एक ताकत है, जिससे हम ऐसी चीज़ों को पकड़ते हैं जो इंद्रियों की सीमा से, इंद्रियों से सीधा नहीं पकड़ में आते, है ना, उससे कुछ अधिक चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है तर्क, है ना। फिर तर्क के आगे भी और टूल्स हैं। ये अपने आप में केवल एक टूल नहीं है, पर इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है कि आपको ये साक्षात्कार नहीं कराएगा, लेकिन इसको अवॉइड नहीं करना है। देखिए कई बार वो भाषा ऐसी आ जाती है क्योंकि ये 4:30 तक सीमित है, इसलिए तर्क को छोड़ देना है। इसको हमारे को ध्यान में रखना है। तर्क एक यूजफुल टूल है, प्रयोजन के अर्थ में तर्क संगत बने रहना है, इसलिए वो नियंत्रित कहाँ से होता है? प्रयोजन से होता है। अभी प्रचलित उसमें तर्क के साथ प्रयोजन नहीं है, इसलिए तर्क हेवायर है। तर्क और कुतर्क डिफरेंस ही नहीं पता चलता, ठीक है ना। तो तर्क तार्किक होना यानी तर्क संगत होना किस लिए? प्रयोजन के लिए। ये अनिवार्य है अध्ययन में, अध्ययन का भाग है ये जितना सेशन चल रहा है सब तार्किक विधि से ही तो चल रहा है। हटा दें क्या इसको? फिर क्या होगा? पढ़ेंगे, इसको मान लीजिए, तो आस्था विधि में जाएंगे। कि समझ में आया तो जीने में आया, उसी को ही हम वचनीय कहते हैं। और जो समझ में नहीं आया वो जीने में नहीं आ रहा है, इसलिए समझा नहीं पा रहे, उसी को ही अवचनीय। इसमें अव्यक्त नहीं, अव्यक्त और अनिर्वचनीय दोनों अलग चीज है ना। वर्चनीय का मतलब होता है बता पाना, भाषा के माध्यम से बता पाने को वर्चनीय का। अनिर्वचनीय, इसमें दो नेगेटिव है, अ भी नेगेटिव है, निर भी दो। वो इसलिए एम्फेसिस देने के लिए कि इसको बताया नहीं जा सकता। तो अनिर्वचनीय किसको नहीं बताया जा सकता? ईश्वर को बताया नहीं जा सकता, सच्चाई को बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, ठीक है। अव्यक्त का मतलब है जो उजागर नहीं है। जैसे पेड़ जो है व्यक्त है, दिखता है हमें, प्रत्यक्ष है ना। तो क्रिया जो है वो दिखती है हमें, पर क्रिया के मूल में जो ऊर्जा है ना, वो नहीं दिखती है। इस ऐसे करके तो सारी चीज़ों के पीछे की जो ताकत है वो रहस्य में है, वो दिखती नहीं है, पर सब चीज़ों को नियंत्रित किया, ऐसे करके बोले उसे, है ना। तो ये उजागर नहीं है, रहस्यमय है, इस अर्थ में उसको अव्यक्त कहा। तो अव्यक्त का मतलब जो कि परसीवेबल नहीं है, जिसको पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति नहीं है, व्यक्त को ही पहचान पाओगे आप, है ना। तो सारा शरीर का जो अपना क्रियाकलाप है वो तो जो चीज़ें व्यक्त हैं उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। तो शरीर के माध्यम से इसको पहचान नहीं सकते, शरीर इसमें बाधा बन जाता है, ऐसा बोल दिए, वहाँ पहुँच गए। तो जबकि इधर क्या बोल रहे हैं कि शरीर का माध्यम भी यूज़ करना है और ज्ञान गोचर तो यूज़ करना ही है हमें। शरीर का प्रयोग
अधिक कहाँ है? जब हमने इसको पहचान लिया, उसको व्यक्त करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, साथ में सहअस्तित्व जीने के लिए, न्याय जीने के लिए शरीर का पूरा प्रयोग है। तो शरीर की रेलेवेंस इधर से आती है। पहले वाले में शरीर की रेलेवेंस नहीं है, इसलिए शरीर को छोड़ने की बात आ जाती है। ठीक है ना? तो व्यक्त सच्चाई जो है वो व्यक्त भी है और वचनीय भी है। हाँ, वो अनिर्वचनीय आपने क्या बोला भैया? उसमें दो है, अ और दोनों मतलब। अनिर्वचनीय, वचनीय का मतलब होता है जिसे वचन से बताया जा सके, वचन यानी शब्दों से। अवचनीय का मतलब भी होता है जिसे नहीं बताया जाए, निर्वचनीय का मतलब भी है जिसे नहीं बताया जाए। तो परंपरा में इसे बोला है कि सत्य अनिर्वचनीय है, मतलब डबल नेगेटिव लगा दिया ये बताने के लिए कि कितना मतलब इम्पॉसिबल है, आप सोचो नहीं आप बता दोगे इसे, ऐसा बोल रहे हैं वो। इधर क्या बोल रहे हैं हम कि ये वचनीय भी है और व्यक्त भी है। हाँ, ये गणित नहीं है ना, भाषा है, साहित्य है। नहीं, गणितीय भाषा में तो, गणित में तो हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, साहित्य में तो ऐसा नहीं होता ना। ये मानवीय दर्शन में ये बोला ना कि वो जो रूप गुण स्वभाव धर्म, तो उसमें भी वो जो धर्म का अनुभव कर सकते हम समझा नहीं सकते, ये वैसा था उसमें। रूप गुण स्वभाव समझ में आता है, धर्म अनुभव में आता है। नहीं, धर्म अनुभव में आता है, ये तो है ही। अभी अस्तित्व धर्म किस अवस्था का धर्म है? पदार्थ अवस्था, पदार्थ का। और प्राण अवस्था का पुष्टि। हाँ, तो आप कैसे बता रहे हो? पुष्टि कैसे बता रहे हो ये मुझे? तो समझ गया धर्म। आपको कुछ पता चला है ना, तो किसी ने बताया तो पता चला है, तो वचनीय तो हो गया। वचनीय आपने क्यों स्वीकार लिया? वो जो हम जांच सकते हैं, आप देख सकते हो, उसे पहचान सकते हो, ऐसा माया है। तो ये व्यक्त भी है, तो व्यक्त भी है, वचनीय भी है, हो गया ना। बताइए। अनुभव करने से वो मेरा स्वत्व बन जाएगा। लेकिन अभी जो मानव का है, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, तो उसको जो समझना है तो वो अनुभव में आता है कि वो भी समझ में आता है, लेकिन उसमें वैसा लिखा था। तो लिखने के कॉन्टेक्स्ट और आशय को समझना है हमें। तो सेम वे वो जो अनिर्वचनीय बोला है उसका कॉन्टेक्स्ट भी हमें देखना। क्या परंपरा में जो बोला है अनिर्वचनीय, हाँ, उसका कॉन्टेक्स्ट हमको मालूम नहीं है क्या बोला है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट भी कोई होगा। हाँ, तो जिसने उसका अध्ययन किया वो बता सकता है, वो बता सकता है ना। तो ये बाबा जी बताए, उन्होंने इसका अध्ययन किया, इसका क्या प्रमाण है? तो उन्होंने समाधि हुआ, तो ठीक से अध्ययन किया इसका मतलब। लेकिन समाधि में तो पता नहीं चला। ओहो, अभी उस पर नहीं जाओ, समाधि में क्या हुआ? समाधि हुआ ये तो मानते हैं ना, मैं तो मानता हूँ उनको समाधि हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि परंपरा में जो बताया गया उसका ठीक से अध्ययन किए, ये तो प्रमाणित होता है ना। नहीं, वो समाधि से कैसा कि परंपरा में जो हुआ है वो समाधि में सब कुछ पता चल जाएगा? नहीं, समाधि जो है वो परंपरागत विधि से जो साधना की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है उसका नाम समाधि। जो उसको पाया होगा उसने परंपरा की जितना भी अध्ययन करने की चीज़ें उसको किया होगा ना ठीक से। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को नोबेल प्राइज़ मिलता है साइंस में फिजिक्स के लिए, तो ये मान सकते हैं उसने फिजिक्स का अच्छे से स्टडी किया होगा, है ना, ऐसा मान सकते हैं ना। ऐसे ही अगर किसी को समाधि होगा उसको परंपरा का उसने अध्ययन किया है कि नहीं किया, ऐसा माना जाए कि नहीं माना जाए, नहीं तो समाधि में कैसे पहुंच गए? वो कैसे मान सकते हैं कि समाधि में समाधि किया है लेकिन उसने परंपरा का पूरा अभ्यास किया है, वो कैसे मान सकते हैं? पूरा अभ्यास की बात नहीं कर रहे भैया,
जो उसका सार भाग होता है, पूरा तो क्या होता है? जो भी अभी है हम ना? जो सहअस्तित्व बोल रहे हैं तो उसको नहीं हम नहीं, अभी तो मिक्सअप नहीं करना। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, प्रमाण किसे कहेंगे, किस चीज़ का प्रमाण है समाधि? समाधि इस बात का है कि जो परंपरा में बातें कही गई हैं, जो वो बता रहे हैं, वो अधिकार पूर्वक अध्ययन करके बता रहे हैं, इस बात के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके प्रमाण के रूप में मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने समाधि को पाया है, ये अपने आप में एक प्रमाण है कि उन्होंने जिस चीज़ों को परंपरागत विधि से किया था, जैसे आप लोग पढ़ाई करेंगे अगर, और आपके पास पीएचडी हो मान लीजिए फिजिक्स में, तो मैं मान सकता हूँ आपका फिजिक्स में अधिकार है, ठीक है? तो उधर की जो उपलब्धियों की स्थितियां हैं उसमें समाधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को समाधि संपन्न मानते हैं तो उसने परंपरा में बताए गए ज्ञान की चीज़ें हैं उनको अध्ययन किया हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। मैं तो मानता हूँ। इसमें आप बताइए क्या कह रहे हैं? मैं वो नहीं मानता हूँ कि साधना सब समाधि वही, मतलब वैसा नहीं है कि परंपरा में जो भी है वो पूरा वैसा, क्योंकि परंपरा और समाधि उसके साथ कनेक्शन कैसा है वो नहीं पता। मेरा भी अधिकार हो साधना पे भी नहीं है, परंपरा पे भी नहीं है। फिर आप लेकिन कैसे वो बोल रहे दोनों- हैं स्टेटमेंट? नहीं तो उसका कनेक्शन जो साधना, जो समाधि हुई और परंपरा, वो दोनों जो परंपरा का पूरा अभ्यास किया है वैसा साधना में पता चलेगा कि उसका अभ्यास से पता चलेगा? हाँ, तो इस एक मिनट रुक जाइए। जो परंपरा का अभ्यास से क्या मतलब है आपका? जो भी हम जो बोल रहे हैं, जो परंपरा में जो भी किया है, बोला है कि ये अनिर्वचनीय है या फिर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो जो भी अभी परंपरा में वेद जो भी जिसको शास्त्र जो बोलते भी नहीं भैया, देखो स्पेसिफिक बात करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, क्योंकि ये नहीं तो हमेशा फंसा रहता है मामला ना, ये निकलते नहीं हम इसमें से। जो जैसे कोई व्यक्ति किसी रास्ते पे चलता है ना, और समाधि ऐसी तो है नहीं कि भाई जाके बीए की डिग्री ले ली, है ना, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया और मिल गई। इसके लिए कुछ तो श्रम करना पड़ता है ना। इस श्रम को करने के लिए एक प्रश्न बनने की जरूरत होती है। पहले किसी चीज़ का शोध करना है, ये दो ही चीज़ों का शोध है, अप्राप्त को प्राप्त करना या अज्ञात को ज्ञात करना, ठीक है। अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए चमत्कार सिद्धि रखी है सारी, उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था, उसमें वो गए नहीं। दूसरा है उसमें अज्ञात को ज्ञात करना, अज्ञात को ज्ञात करने के लिए प्रश्न होना जरूरी है। प्रश्न होने के लिए पहले उनके सारे तर्क जो हैं वो शांत होने पड़ेंगे। कोई प्रश्न, जैसे आज आप कोई प्रश्न बनाना शुरू करो किसी चीज़ को लेके, तो आप पहले पूछोगे ही, तो आपको इतने सारे स्रोत हैं आसपास के, पहले उसमें जाओगे आप, उसमें अगर उत्तर नहीं मिलेगा फिर किसी और जगह पे जाओगे, फिर और जगह पे, फिर फाइनली आके इसी जगह पे खड़े हो गए कि भैया और तो कुछ नहीं मिल रहा, अब तो कोई जाके मेरे को कुछ समाधि जैसा कुछ ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो बात है वो एक प्रोसेस से गुजरे हैं, ठीक है। उनकी अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें ये समझ में आएगा कि वो एक ऐसे परिवार के थे जिसके अंदर उसकी शिक्षा पूरी थी, तो उन्होंने सारे ही शास्त्रों का, वेदों का, वेदांत का पूरे का अध्ययन किया, है ना। ऐसा भी वो लिखे बताए हैं, ये बात हुई है। उनके गुरुजी जो थे वो शंकराचार्य जी थे, और ये जो परंपरा है वहाँ की, उसके अंदर सब विधिवत तरीके से अध्ययन करने वाले लोग हैं, ठीक है। ऐसे ज्ञान मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति ने समाधि के रास्ते को भी अपनाया, क्योंकि उनके पास एक ऐसा प्रश्न आ गया जिसका उत्तर ज्ञान मार्ग से नहीं मिल रहा था, उन्हें संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो उसमें गए, उसमें उनको समाधि भी हुई, ठीक है। इसको भी क्वालिफाई किए। इस आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने जो पहले अध्ययन किया वो पूरा पढ़ा, क्योंकि उस रास्ते की जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि उसको पा लिया। इतना ही तर्क दे रहा हूँ, अब बताइए आप। मेरा कहना ये है कि उसने जो उसकी 5 बेटी है, वो मैंने थोड़ा कुछ पढ़ा है कि वो वेद मूर्ति कहलाते थे, वो सब थे, लेकिन वो प्रमाण तो नहीं दे पाए ना, उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाए। कौन? जो बाबा जी का सवाल का जवाब, जो प्रश्न थे उसके जवाब नहीं मिले, इसलिए उसने समाधि स्वीकारी, समाधि का तो अज्ञात ज्ञात नहीं हुआ, उनके सामने एक प्रश्न आ गया, वो प्रश्न आ गया, तो उसका मतलब वो नहीं है ना कि वो जो ज्ञान मार्ग वाले जो उसका प्रश्न नहीं मिला, उसका मतलब नहीं है कि परंपरा में उसका जवाब सवाल नहीं है।
जवाब मतलब नहीं मिला। नहीं तो उसका जवाब आज होगा, फिर परंपरा में बता दीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि वो जो ज्ञान शंकराचार्य है, तो शंकराचार्य है वो भी प्रमाणित है, वो कैसे हम मान सकते हैं? अरे वो व्यक्ति की बात नहीं है ना, वो तो परंपरा को मूल्यांकित कर रहे हैं। शंकराचार्य जैसे आप किसी भी हाईएस्ट यूनिवर्सिटी में जाइए, जिसको भी आज मानते हैं, मान लीजिए ऑक्सफोर्ड को मानते हैं, वहाँ के फिजिक्स के प्रोफेसर जो है टॉप मोस्ट उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास चल जाइए, जो भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित अध्यापक हों, उससे आप पूछिए। अगर वो बोलता है नहीं मैं ये बात नहीं समझा सकता, तो ये माना जा सकता है कि बाकी नीचे जो उनसे हैं उनको भी नहीं मालूम है, क्योंकि वो ओहदा जिस पे बैठे हैं, जिस पद पे वो बैठे हैं, वो पद इस बात को सिग्निफाई करता है, उसका प्रोसेस रिगरस प्रोसेस है वहाँ तक पहुँचने का, इस आधार पे बोल रहे हैं। लेकिन वो परंपरा नहीं है ना, शंकराचार्य वो परंपरा नहीं है ना, वो थोड़ी परंपरा एक नहीं, आप व्यक्ति कहीं और पहुँच गए भैया। देखिए आपका आर्ग्यूमेंट कुछ और हो रहा है, हम जो मुद्दे पे बात कर रहे थे उस पर नहीं हो रही बात। आप कहीं ना कहीं इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि परंपरा में ये उत्तर था कि नहीं था। मैं इस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे थे अभी। हम बात किस पे शुरू किए थे? देखिए वो आपका व्यक्तिगत मान्यता हो सकती है, मेरा उस पर कुछ नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बाबा जी समाधि की बात क्यों आई थी, इतने को बोलने की उन्होंने जो उसको अनिर्वचनीय और अव्यक्त का ये स्टेटमेंट पहले दी हुई है, ये उनकी बनाई हुई नहीं है, ये वेदों में लिखी हुई, वेदांत में लिखी हुई स्टेटमेंट्स हैं। इसको आप उसके लिटरेचर को खोज सकते हो, ठीक है ना, पहली बात। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए मैंने बोला था कि उन्होंने इसको का शोध किया था, ठीक है, इतनी बात कह रहे हैं। मेरा भी वो कहना ये थे कि वो उस कॉन्टेक्स्ट अलग शायद होगा। नहीं भैया, शायद का कोई मतलब नहीं आता, आप कॉन्टेक्स्ट बताइए, या तो पहले अध्ययन पूरा कीजिए उसका, फिर बात करिए। नहीं तो फिर ये तो गैर जिम्मेदारी की बात हो गई ना। होगा से क्या मतलब है? हो सकता है गाय के 3 सींग हो सकता है, होगा, ये कोई बात नहीं होती ना। या तो तार्किक हो बात, या तो तार्किक हो या प्रमाणिक हो, होगा लगाने से नहीं बनेगा। या तो उसका हमें तर्क लाना पड़ेगा, तर्क नहीं है तो फिर कोई एविडेंस देना पड़ेगा, लिटरेरी एविडेंस दीजिए, है ना, किसी व्यक्ति का, प्रमाणित व्यक्ति का एविडेंस दीजिए, कुछ तो देना पड़ेगा। नहीं तो भाई कुछ भी बोल सकते हैं ना भाई। हो सकता है 2000 प्रकार के परमाणु हो, हम नहीं जानते, हो सकता है में तो कुछ भी आ जाता है। वो मुझे पता नहीं है, इसलिए जो उसका कॉन्टेक्स्ट शायद होगा अलग, लेकिन वो मुझे भी नहीं पता। तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है उस कॉन्टेक्स्ट को ढूंढिए। अगर आपको लगता है कि ये पोजीशन ठीक नहीं है, तो फिर आपको प्रश्न मिल गया एक शोध करने के लिए, आपको ज्ञान के अर्थ में शोध करने के लिए एक मुद्दा मिल गया, तो उसमें आप अपनी ऊर्जा लगाइए। ठीक, जिम्मेदारी तो इसी विधि से होगी। हाँ ठीक। क्या ये हमारे ये स्टैंड्स फॉर एंड अगेंस्ट नहीं है, है ना? सही को पहचानना, सही को पकड़ना है। हाँ। और सही क्या है सर्वस्वरूप के अर्थ में, वही उसके लिए खोज करना। हाँ। तो देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ, व्यक्तिगत स्वीकृति यही है कि परंपरा में जो था, है ना, उसको वो आगे, उससे एक आगे का स्टेप मिला है। अभी जो मिला है इसके आगे भी कोई और आगे का स्टेप मिलेगा। ऐसी ही परंपरा विकसित होती आई है। इसको स्वीकारते हैं तो ये बात स्वीकार हो जाती है, ठीक है, परंपरा में कोई कमी रही होगी, उसको दूर कर दिया। अभी कोई कमी रहेगी तो आगे वाले दूर करेंगे, है ना। हम ये मान लेते हैं पहले सब पूरा था, परफेक्ट था, ये भी मान सकते हैं। तो भैया परफेक्ट था तो फिर अब क्यों नहीं है? उसका प्रमाण नहीं दिख नहीं रहा, तो वो दिखना चाहिए। प्रमाण नहीं, वो परंपरा अगर परफेक्ट थी, मान लीजिए सतयुग था, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सतयुग से कम वाला युग कैसे आ गया? उसका क्या कारण है? 1 डिग्री भी कम होने का कारण क्या बना? वो क्या शक्ति थी जिसने सतयुग की क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया? वो उससे ज्यादा पावरफुल हो गई ना। सोचने का मुद्दा है ना। परफेक्शन में इम्परफेक्शन क्या चीज लाई? एक पॉइंट तो होगा कि जहां से वो जो बोल रहे हैं टैपिंग पॉइंट, परफेक्ट तो परफेक्टली बैलेंस्ड होगा, तो बैलेंस में इम्बैलेंस कहां से आया?
जो इम्बैलेंस लाया वो उसको परफेक्ट के बैलेंस से ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, तभी उसमें मानव नहीं लाया ना वो, तो मानवकृत भाई, मानवकृत जब सब सतयुग में है, सभी समझदार हैं, सभी बढ़िया है, उसमें कैसे आ गया? सभी तो समझदार सतयुग में नहीं थे, फिर वो सतयुग क्यों था? फिर सतयुग का मतलब क्या है? अभ्यास करना पड़ेगा। सतयुग के बारे में अभ्यास करना पड़ेगा, क्या था उसमें। देखिए, इसको मैं एक मजाक की इंग्लिश की लाइन बोलता हूँ, जो लोग ग्रामर समझते हैं उनको पकड़ में आएगा जोक। पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो पूरा पास्ट परफेक्ट है और प्रेजेंट हमने टेंस किया हुआ इस चक्कर में। समझ में नहीं आया। नहीं आया, ठीक है, कोई नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंसेस को जो बोलते हैं ना, उसमें उसकी नामकरण के अंदर ये भाषा होती है, पर जोक समझाने से समझ में नहीं आता है। छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन कहने का सवाल एक ये था कि अनुभव में जो धर्म है अनुभव में आता है, वो जो समझ में नहीं आता, वैसा एक कॉन्टेक्स्ट था, इसलिए मैंने ये। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, ये सब समझ में आता है। आपने जो बोला ना कि अस्तित्व, सब आपने ही बताया, सब व्यक्त भी है, वचनीय भी है, समझाया भी जाता, कॉन्टेक्स्ट अध्ययन हो ही रहा है। उसका भी कॉन्टेक्स्ट शायद अलग होगा। ठीक ठीक, किताब में तो दिया हुआ है, उसको खोल के देख सकते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट में बात आई है। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, हाँ ठीक है ना। इस पे मेरा अधिकार है, इसको मैं बता सकता हूँ अच्छे से। ठीक, हाँ जी, हाँ ठीक है ना, ब्रेक कर लेते हैं।